उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये होटल ही मेरी मलकियत है और ऐसे ना जाने और कितने होटल मेरी मलकियत में है। तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे सवाल का जवाब दो। असलम किंग ने कहा, तुम बार बार मुझे अहमक औरत कह रहे हो। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त करने की आदी नहीं हूँ। रोजी रास्कल ने अचानक गुस्से से चीखते हुए कहा, खामोश कर दो इसे। असलम किंग ने चीखते हुए टैटू से कहा, एक बंदी हुई औरत पर तशद्दुद मेरे लिए सामने मत करो, ये बहादुरी नहीं है। टाइगर ने कहा, ओहो तो तुम भी इसमें दिलचस्पी लेते हो, बहुत खूब। असलम किंग ने हाथ उठाकर रोजी रास्कल की तरफ बढ़ते हुए टैटू को रोक दिया। मैंने असूल की बात की है, दिलचस्पी की बात नहीं। टाइगर ने जवाब दिया, ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश बहरहाल पूरी कर देता हूं, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। असलम किंग ने कहा, तुम्हारा हुकूमत से क्या मतलब है? टाइगर ने कहा, सीक्रेट सर्विस से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? असलम किंग ने कहा तो टाइगर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। अब तूने दुरुस्त सवाल किया है, सीक्रेट सर्विस से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस वाले मुझ जैसे आम बदमाश के साथ ताल्लुकात नहीं बनाते। अलबत्ता मेरा उस्ताद अली इमरान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। वैसे वो फ्रीलांसर है, जब सीक्रेट सर्विस को उसकी खिदमात की ज़रूरत होती है वो रकम देकर उसे हायर कर लेते हैं। बस इतना ताल्लुक है मेरा सीक्रेट सर्विस से। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, ये वही अली इमरान है, वही अहमक सा जो इस बड़ी सी इमारत में हमसे मिला था? रोजी रास्कल ने हैरान होकर कहा, हाँ वो उसके दोस्त राना तखूर अली संदूकी की मलकियत है। टाइगर ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि मेरी इत्तला दुरुस्त है, ये तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है और ये इमरान हमारे खिलाफ काम कर रहा है। असलम किंग ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ उसने क्या काम करना है? तुम एक आम से बदमाश हो, एक सिंडिकेट चलाते हो और बस। और बदमाशों और सिंडिकेट के खिलाफ सीक्रेट सर्विसेज काम नहीं किया करती, वो सिर्फ ऐसे मामलात पे काम करती हैं जहां मुल्क की सलामती और बका का खतरा लाहक हो। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, यह अली इमरान कहाँ रहता है? क्या इस इमारत में जिसका जिक्र तुम कर रहे हो? असलम किंग ने कहा, नहीं वो वहाँ नहीं रहता। इस टाइगर ने मुझे बताया था कि वो किंग रोड के फ्लैट में रहता है, इससे मिलना चाहती थी लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया। टाइगर के बोलने से पहले रोजी रास्कल ने जवाब दिया, ठीक है मैं उससे भी यहाँ मंगवाता हूँ, फिर इकट्ठे ही तुम सबका खात्मा करूँगा। असलम किंग ने कहा और फिर कुर्सी से उठकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हम क्या ऐसे ही बंधे हुए बैठे रहेंगे? हमें तो छोड़ दो। रोजी रास्कल ने कहा, अब तुम्हारी रूह इस कैद से आज़ाद होगी, तुम नहीं। असलम किंग ने बगैर मुड़े हुए जवाब दिया, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इसके पीछे टैटू भी बाहर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। तुम क्यों अहमकों की तरह बातें करने लगती हो? अगर मैं असलम किंग को अपनी तरफ मुतवज्जा ना करता तो वो तुम्हें गोली मार देता। टाइगर ने गुस्से लहजे में कहा, तुम भी मुझे अहमक कह रहे हो? खबरदार अगर आइंदा ये लफ्ज तुमने मुंह से निकाला। अगर मैं अहमक हूं तो तुम महा अहमक हो, समझे? रोजी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा और टाइगर के होंठ भींच गए, क्योंकि वो समझ गया था कि इस अहमक औरत को कोई बात समझाना भी बिजाते खुद हमाकत है। इसलिए वो इन रस्सियों से रिहाई की तरकीब सोचने में मसरूफ हो गया। अरे क्या तुम नाराज हो गए हो? चलो नाराज ना हो, मैं अहमक ही सही, चलो अब तो खुश हो। अचानक रोजी रास्कल ने बड़े मीठे से लहजे में कहा तो टाइगर भी इख्तियार चौंक पड़ा। मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? मेरा तुमसे क्या ताल्लुक? मैं तो इन रस्सियों से आज़ाद होने की तरकीब सोच रहा हूँ। टाइगर ने कहा, यही मंतक तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे तुम पर गुस्सा भी आता है, लेकिन जब तुम मुंह बनाकर बैठते हो तो मुझे ना जाने क्यों तुम पर प्यार आने लगता है। रोजी रास्कल ने जवाब दिया, अच्छा अब मैं और क्या करूं? तुमसे दो बात करना भी आजाब है। टाइगर ने गुस्सेले लहजे में कहा। वो अहमक नहीं था कि रोजी रास्कल की बातों का मतलब ना समझता, लेकिन अब वो क्या करता? वो इसे जितना समझाता वो उतनी ही अहमकाना बातें शुरू कर देती थी। इसलिए टाइगर ने इस मौजू पर बात करने का इरादा ही तर्क कर दिया था। अब यहाँ से आज़ाद कैसे होंगे? रोजी रास्कल ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, एक मिनट, मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है। तुम ऐसा करो कि पैरों पर जोर देकर खड़े होने की कोशिश करो। जब तुम्हारा जिस्म ऊपर को उठेगा तो यही तुम्हारी कुर्सी भी साथ ही उठ जाएगी और तुम रुख बदल लेना। इस तरह तुम्हारा मुंह दीवार की तरफ हो जाएगा और पुश्त दरवाजे की तरफ। फिर मैं अपनी कुर्सी तुम्हारी कुर्सी के पुश्त के साथ इस तरह मिला दूंगा कि तुम्हारी कुर्सी की पुश्त और मेरी कुर्सी की पुश्त मिल जाएगी। मैंने चेक कर लिया है, कुर्सी की पुश्त के दरमियान खासी जगह खाली है, इसलिए मैं अपने हाथों से टटोलकर तुम्हारी रस्सी की गांठ खोल दूंगा। इस तरह तुम रस्सियों की बंदिश से आज़ाद हो जाओगी, फिर तुम मुझे खोल देना। टाइगर ने कहा, ओह ये तो वाकई ही काबिले अमल तजवीज़ है, तुम तो इंतहाई अक्लमंद आदमी हो। ठीक है ऐसा ही करते हैं, रोजी रास्कल ने मुसरत भरे लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने टाइगर की तजवीज़ पर अमल करना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद इसका मुंह दीवार की तरफ हो चुका था।
फिर टाइगर अपने पैरों में खड़ा हुआ और मेंढक की तरह फुदकता हुआ आगे बढ़ गया। फिर कुछ आगे जाने के बाद वो साइड पर हुआ और दोबारा इसे पीछे जाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद दोनों कुर्सियों की पुश्त एक दूसरे से टकरा गई तो टाइगर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और उसने एक हाथ कुर्सी की पुश्त पर मौजूद खला से थोड़े से बाहर निकाले तो इसकी उंगलियां रोजी रास्कल की कुर्सी की गिर्द बंधी हुई रस्सियों से बंध गई। इसने उंगलियों को ऊपर नीचे करके टटोलना शुरू किया, लेकिन सिर्फ रस्सियां थी, गांठ ना थी। वो उठा और फिर कुर्सी समेत घूमता ताकि आंखों से रोजी रास्कल की कुर्सी की पुश्त देख सके। फिर उसने देख लिया कि गांठ नीचे कुर्सी के पुश्त के साथ वाले दाएं कोने में है। वो एक बार फिर घूमा। इस बार उसने कुर्सी के पुश्त को इस अंदाज में रखा कि इसकी उंगलियां इस गांठ तक पहुंच गई। गांठ का अंदाज भी वो देख चुका था, आम सी गांठ थी, इसलिए उसने उंगलियों की मदद से उसे खोलना शुरू कर दिया और थोड़ी देर कोशिश के बाद वो गांठ खोलने में कामयाब हो गया। रस्सियां खुल गई। वेरी गुड, वेरी गुड, रोजी रास्कल की मुसरत भरी आवाज सुनाई दी और टाइगर उछलकर आगे बढ़ गया और फिर घूमकर बैठ गया। उसी लम्हे उसने रोजी रास्कल को रस्सियां खोलकर उठते हुए देखा। वो उठकर बड़ी तेजी से टाइगर की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात नुमाया थे। उसकी पुश्त पर आई और फिर थोड़ी देर बाद टाइगर के जिस्म के गिर्द मौजूद रस्सियां भी ढीली पड़ गई और चंद लम्हों बाद खुल गई तो टाइगर एक तवील सांस लेकर खड़ा हो गया। अब देखो मैं इस असलम किंग का क्या हश्र करती हूँ, रोजी रास्कल ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। रुक जाओ, हमें पहले देखना होगा कि इसकी क्या पोजीशन है, टाइगर ने अपने कोट की इंदरूनी जेब को टटोलते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए क्योंकि इसकी जेब में इसका खसूसी और इंतहाई जदीद मशीन पिस्टल मौजूद था। इसने पिस्टल निकालकर हाथ में लिया। जो भी पोजीशन हो, क्या मैं किसी से डरती हूँ, रोजी रास्कल ने कहा और उसके साथ ही उसने एक झटके से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसने मुड़कर देखा भी ना था। इसके बाहर जाते ही टाइगर भी तेजी से बाहर आया और वो दोनों राहदारी में थे। राहदारी का इख्तिताम एक और राहदारी में हो रहा था। रोजी रास्कल इस तरह इस राहदारी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिस तरह दुश्मनों के किसी अड्डे की बजाय घर में हो, लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलक ठटक कर रुक गई। उसने अपनी पुश्त दीवार से लगा दी और अब बेहद चौकन्ना नजर आ रही थी, इसलिए टाइगर भी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे वही नौजवान जिसने रोजी रास्कल के मुंह पर थप्पड़ मारे थे तेजी से घूमकर इस राहदारी में आया। फिर इससे पहले कि वो संभलता, रोजी रास्कल भूखे उकाब की तरह इस पर झपट पड़ी और वो नौजवान चीखता हुआ उछलकर एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरा। तुमने मारे थे ना मेरे मुंह पर थप्पड़, अब मैं तुम्हें बताती हूँ रोजी रास्कल पर हाथ उठाने वाले का क्या हश्र होता है, रोजी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। टाइगर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए क्योंकि वो जानता था इस नौजवान के हलक से निकलने वाली चीख और उसके गिरने का धमाका और रोजी रास्कल की ऊंची आवाज की वजह से इमारत में मौजूद दूसरे अफराद भी यहाँ पहुंच जाएंगे, इसलिए वो मशीन पिस्टल उठाए तेजी से आगे बढ़ता चला गया। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक दरवाजे पर टैटू तेजी से बाहर निकला, लेकिन इससे पहले कि वो संभलता टाइगर ने यकलख्त मशीन पिस्टल का रुख उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। जाहिर है अब खामोशी का कोई फायदा ना था। दूसरी तरफ तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही टैटू के मुंह से चीख निकली। उसका भारी भरकम जिस्म एक धमाके से नीचे गिरा जबकि टाइगर उससे फलांगता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। उसे मालूम था कि टैटू दिल पर गोलियां खाकर ज्यादा से ज्यादा चंद लम्हे मजीद जिंदा रह सकेगा, लेकिन फिर यूं इमारत घूम लेने के बावजूद जब उसे वहां और कोई आदमी नजर न आया तो वो तेजी से वापस इस राहदारी में आया जहां इस टैटू की गोली मारी थी तो रोजी रास्कल वहां मौजूद थी। तुमने उससे गोली मारी है, अच्छा किया, मैंने भी इस थप्पड़ मारने वाले की गर्दन तोड़ दी है, रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। इनके अलावा कोई कोठी में और कोई नहीं है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। होता भी तो जिंदा बच सकता, बहरहाल आओ अब चले, रोजी रास्कल ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। कहाँ? टाइगर ने चौंक कर कहा। तो क्या अब तुम्हें यहीं रहोगे जबकि सब खत्म हो गया है? फिर अब हमने यहाँ से जाना नहीं है, रोजी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा। तुम जा सकती हो, मैं अभी यहीं रहूंगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। क्यों? तुम यहाँ क्यों रहोगे? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। असलम किंग वापस यहीं आएगा और अब मैंने असलम किंग पर हाथ डालने का फैसला कर लिया है, टाइगर ने जवाब दिया। तो रोजी रास्कल बेख्तियार उछल पड़ी। क्या उसे खत्म कर दोगे? रोजी रास्कल ने चौंक कर पूछा। खत्म नहीं करना, उसे मालूमात हासिल करनी है, टाइगर ने जवाब दिया। उसके साथ ही वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता एक कमरे की तरफ बढ़ गया। रोजी रास्कल ने चौंक कर उसे मुड़कर जाते हुए देखा। कहाँ जा रहे हो? रोजी रास्कल ने पूछा। फोन करने, टाइगर ने मुड़े बगैर जवाब दिया। तो रोजी रास्कल भी इसके पीछे चल पड़ी। टाइगर ने कमरे में दाखिल होकर एक तरफ रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही इमरान की चहकती हुई शगुफ्ता सी आवाज सुनाई थी। टाइगर बोल रहा
हूँ बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। उसके साथ ही उसने रोजी रास्कल से मुलाकात से लेकर अब तक होने वाले तमाम वाक़यात तफसील से बता दिए। मेरे फ्लैट का पता रोजी रास्कल को किसने बताया है? इमरान ने खुश्क लहजे में पूछा। मैंने बताया था बॉस, वो आपसे मिलने की जिद कर रही थी बॉस और मुझे साथ ले जाना चाहती थी। मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए उसे फ्लैट का पता बताया था। वो आपसे तो नहीं मिली, अलबत्ता असलम किंग को उसने आपका पता बता दिया, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम वहीं रुको। अब ये बात तय हो गई कि असलम किंग काफिरिस्तानी एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए अब असलम किंग पर बराह रास्त हाथ डालना जरूरी हो गया है। इमरान ने जवाब दिया। आप इजाजत दे तो असलम किंग को मैं अगवा करके राना हाउस पहुंचा दूं, टाइगर ने कहा। असलम किंग अब इस वक्त तक वहां नहीं आएगा जब तक उसे ये इत्ला ना मिल जाए कि मुझे अगवा करके वहां पहुंचा दिया गया है। तुमने अच्छा किया कि मुझे फोन कर दिया, अब मैं खुद ही अगवा करके वहां पहुंच जाऊंगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है बॉस, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, टाइगर ने कहा। दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होने पर उसने रसीवर रख दिया। क्या बात हुई है? कमरे के दरवाजे पर खड़ी रोजी रास्कल ने पूछा। तुम ऐसा करो कि यहाँ से निकल जाओ। इमरान साहब ने अब असलम किंग पर हाथ डालने का फैसला कर लिया है, इसलिए वो अगवा होकर यहाँ आएंगे और फिर हम असलम किंग पर हाथ डाल लेंगे। तुम्हारा यहाँ कोई काम बाकी नहीं रहा, टाइगर ने कहा। कैसे नहीं रहा? इस असलम किंग ने मेरे साथ धोखा किया है, इसका हिसाब तो मैं उसे बराबर करना ही है। मैं यहीं रहूंगी, रोजी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर आओ इस इमारत के मेन गेट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ असलम किंग के आदमी तो नहीं रहे, इसलिए हमें खुद ही गेट खोलना पड़ेगा और खुद ही उन्हें कवर करना होगा, टाइगर ने कहा। तो रोजी रास्कल ने मुसरत भरे अंदाज में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर अब आने वाली मुसरत बता रही थी कि टाइगर ने जिस तरह उसकी बात मान ली है, इस पर उसे बेहद मुसरत महसूस हो रही थी। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए एक कवि हेकल आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इस कवि हेकल आदमी ने सर्द लहजे में कहा। पाकिशिया से नंबर 3 बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मौतबाना था। क्या बात है, क्यों कॉल की है? बॉस ने चौंक कर कहा। बॉस, असलम किंग ने पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले सबसे खतरनाक आदमी अली इमरान पर हाथ डाल दिया है, नंबर 3 ने जवाब दिया। तो बॉस बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो? अली इमरान पर हाथ डाल दिया? क्यों, कैसे? बॉस ने तेज लहजे में कहा। बॉस, असलम किंग ने 50 करोड़ रुपए के सोने की एक डील एक गैर मुल्की तंजीम से की, लेकिन जेर जमीन दुनिया में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम रोजी रास्कल है, उसने इस डील का पता चलाया और जेर जमीन दुनिया में काम करने वाले एक ग्रुप जिसका चीफ रॉजर के साथ मिलकर उसने इस डील पर कब्जा कर लिया। लेकिन असलम किंग और उसके आदमी को हलाक करने की बजाय उसने जिंदा छोड़ दिया। असलम किंग ने इस बारे में मालूमात हासिल की तो उसे बताया कि रोजी रास्कल आजकल जेर जमीन दुनिया के एक बड़े बदमाश टाइगर के साथ देखी जा रही है और टाइगर का ताल्लुक हुकूमत से है। इस पर असलम किंग ने रॉजर और उसके ग्रुप को हलाक करा दिया और रोजी रास्कल को अगवा कर अपने अड्डे ले गया। वहां इस रोजी रास्कल से इस टाइगर के बारे में पूछ-कुछ की, लेकिन रोजी रास्कल को टाइगर के बारे में इल्म ना था। फिर असलम किंग रोजी रास्कल की हिम्मत, दलेरी, बेखौफी और लड़ाई से बेहद मुतासिर हुआ। चनाचा उसने रोजी रास्कल को अपने सिंडिकेट में शामिल होने की दावत दी, लेकिन रोजी रास्कल ने इनकार कर दिया। वो आज़ाद कम करने की ख्वाहिशमंद थी। इस पर असलम किंग ने उसे ये डील दी कि वो टाइगर से मालूमात हासिल करके उसे बताए कि टाइगर का हुकूमत से क्या ताल्लुक है, और साथ ही उसने रोजी रास्कल को यह भी बता दिया कि अगर वो ये काम करेगी तो फिर उसे बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस वाला काम दिया जाएगा। इसके साथ ही असलम किंग ने स्पेशल कार रोजी रास्कल को तोहफे में दे दी, जिसमें स्पेशल डेक्टाफोन नस्ब था ताकि रोजी रास्कल टाइगर से जो बातें करे उन्हें चेक किया जा सके। चनाचा रोजी रास्कल टाइगर से मिली और फिर उसने टाइगर को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मुतालिक इशारा कर दिया, जिस पर असलम किंग ने रोजी रास्कल और टाइगर को अगवा करके अपने एक अड्डे पर मंगवा दिया और फिर खुद इन दोनों से पूछ-कुछ के लिए वहां पहुंच गया। वहां जो बातें हुई इनसे असलम किंग को मालूम हुआ कि टाइगर का ताल्लुक इमरान से है, तो असलम किंग ने इमरान का पता उनसे मालूम करके अपने सिंडिकेट के आदमियों को हुक्म दिया कि इमरान को अगवा करके इस अड्डे पर पहुंचा दिया जाए। चनाचा उसके आदमियों ने इमरान के फ्लैट पर छापा मारा और वहां से इमरान को गन पॉइंट पर अगवा करने के बाद उन्होंने असलम किंग को कॉल करके बताया कि वो इमरान को अगवा करके इस अड्डे पर ले जा रहे हैं और असलम किंग अब वहां चला गया है। नंबर 3 ने तफसील बताते हुए कहा, इमरान को उन्होंने इतनी आसानी से कैसे अगवा कर लिया? बॉस ने बोनट चबाते होंठ चबाते हुए कहा। इस बात पर तो मैं चौंका हूं बॉस। मैं इस इमरान को अच्छी तरह जानता हूं कि इस पर असलम किंग के आदमियों का काबू पा लेना नामुमकिन है, लेकिन इसका इस तरह काबू में आ जाने का मतलब है कि वो खुद ऐसा करना चाहता था। मुझे यकीन है कि इस टाइगर ने यकीनन रोजी रास्कल से मिलने वाली मालूमात इमरान तक पहुंचा दी होंगी और अब इमरान असलम किंग से ये सब मालूमात हासिल करेगा। उसके बाद आप जानते हैं क्या होगा? नंबर 3 ने तफसील बताते हुए कहा।
یہ تو بہت برا ہوا، اگر ایسی بات تھی تو تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اسلم کنگ کا خاتمہ کر کے ہم اس جڑ کو ہی کاٹ دیتے۔ اب تو وہ سب کچھ معلوم کر لے گا اور ہمارا سارا پلان ختم ہو کر رہ جائے گا۔ پرائم منسٹر صاحب سے تو میں نے بڑے وعدے کر رکھے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ باس نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ باس، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ اسلم کنگ جیسے آدمی کسی میں نہ ڈالیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ سنبھال سکے۔ نمبر 3 نے جواب دیا، میں نے تو اس لیے اسلم کنگ کا انتخاب کیا تھا کہ اسے پاک ایشیا میں کوئی نہیں جانتا، کسی کو احساس تک نہ ہو سکے گا کہ ایک عام سا بدماش اتنا بڑا پروجیکٹ کور کر سکتا ہے، اور اس نے اب تک بڑا اچھا کام کیا تھا، لیکن اب تو واقعی معاملہ بگڑ گیا ہے۔ باس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ باس، میری ایک تجویز ہے، اگر آپ اسے منظور کر لیں تو معاملات کو اب بھی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 نے کہا۔ کیا ہے تجویز؟ بولو، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کانفرنس کے دوران کافرستانی وفد کے خاتمے والا منصوبہ سرے سے ڈراپ کر دیں، کانفرنس کو ہونے دیں، حکومت کی تمام تر توجہ کانفرنس پر ہی مرکوز رہے گی، آپ کانفرنس کے بعد وفد کی واپسی کے دوران اس کے خاتمے کا منصوبہ بنائیں۔ نمبر 3 نے کہا۔ اس طرح تو سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا، ہمارا اصل منصوبہ تو یہی ہے کہ کافرستانی وفد کی ہلاکت کی ذمہ داری پاک ایشیا حکومت پر ڈال دی جائے، باس نے کہا۔ ہم پاک ایشیائی پولیس یا افسروں کے روم میں کافرستانی وفد کو ان کے ہوٹل سے اغوا کر لیں گے اور پریس میں خبر دے دیں گے کہ کافرستانی وفد کو پاک ایشیائی حکومت نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر گرفتار کر لیا، پھر ان کا لاشیں ظاہر کر دیں گے، لاشوں پر تشدد کے نشانات موجود ہوں گے، اس طرح تمام تر ذمہ داری حکومت پاک ایشیا پر خود آ جائے گی۔ نمبر 3 نے تجویز بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن ان کے ہوٹل پر بھی سخت پہرا ہوگا، باس نے کہا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، یہ کام آسانی سے ہو جائے گا، جس ہوٹل میں انہیں ٹھہرایا جائے گا وہاں ہم پہلے سے انتظامات کر لیں گے۔ نمبر 3 نے جواب دیا۔ نہیں، جب اسلم کنگ سے عمران کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کانفرنس ہی ملتوی کر دی جائے یا حکومت پاک ایشیا کافرستانی وفد میں تبدیلی کا کہہ دے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تب بھی سیکرٹ سروس اس وفد کی حفاظت کرے گی، ان سے شکار چھیننا ناممکن ہے۔ مجھے اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنا پڑے گی، پھر کوئی منصوبہ بندی ہو سکے گی۔ تم بھی اس نمبر پر رہو، میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے تمہیں مزید ہدایات دیتا ہوں، باس نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور باس نے ہاتھ مار کر کوریڈور دبایا، پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پرسنل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ راجیش پاٹل بول رہا ہوں، پرائم منسٹر سے بات کرائیں، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، سیکریٹری نے کہا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد پرائم منسٹر کافرستان کے باوقار آواز سنائی دی۔ راجیش پاٹل بول رہا ہوں جناب، ریڈ ٹریپ کے سلسلے میں آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، باس نے کہا۔ 1 منٹ رکو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور راجیش خاموش ہو گیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پرائم منسٹر نے کہا، جناب ہمارا تمام منصوبہ اوپن ہو گیا ہے، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ہمارے منصوبے کا علم ہو گیا ہے۔ راجیش نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کیسے؟ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا تو زیر زمین دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر کیسے یہ ٹریس ہوا؟ پرائم منسٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ یس سر، ہمارا تعلق منصوبہ اس بنیاد پر قائم تھا، لیکن اس کے باوجود اوپن ہو گیا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فائر سینڈیکیٹ کے اسلم کنگ کی ایک پرائیویٹ ڈیل پر وہاں کے ایک بدماش گروپ کے قبضہ کر لیا، اور اس ڈیل کو کور کرنے والی ایک بدماش عورت ہے جس کا نام روزی راسکل بتایا جاتا ہے۔ اس روزی راسکل نے پاک ایشیا کے ایک بدماش گروپ راجر گروپ کے ساتھ مل کر اسے کور کیا۔ اسلم کنگ کو جب معلوم ہوا تو اس نے راجر گروپ کا خاتمہ کر دیا، لیکن روزی راسکل کو اغوا کر لیا۔ اسلم کنگ کو کسی نے اطلاع دی تھی کہ روزی راسکل ایک اور بدماش ٹائیگر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، اور ٹائیگر کا تعلق حکومت سے ہے۔ اس بات کو ٹریس کرنے کی غرض سے اسلم کنگ نے روزی راسکل کو ہلاک کرنے کی بجائے اسے یہ کام دے دیا کہ وہ ٹائیگر سے اس بارے میں تفصیلات معلوم کرے۔ البتہ اسے یہ حماقت ہو گئی کہ اس نے ریڈ ٹریپ بھی اس روزی راسکل سے مکمل کرانے کا فیصلہ کر لیا، بلکہ اس بارے میں بتا بھی دیا۔ روزی راسکل ٹائیگر سے ملی تو پتہ چلا کہ ٹائیگر کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران سے ہے۔ اس پر اسلم کنگ نے روزی راسکل اور ٹائیگر دونوں کو اغوا کرا لیا اور خود ان سے پوچھ گچھ کی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ علی عمران پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے تو اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے عمران پر بھی ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے آدمیوں نے عمران کو اغوا کر کے اس اڈے پر پہنچا دیا جہاں روزی راسکل اور ٹائیگر موجود ہیں۔ اسلم کنگ اس عمران سے معلومات حاصل کرنے کی خود اس اڈے پر پہنچ گیا، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اور میں بھی کہ اسلم کنگ کس طرح کس صورت میں عمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جس طرح آسانی سے اسلم کنگ کے آدمیوں نے عمران کو اغوا کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس منصوبے کی بھنک عمران کے کانوں میں بھی پڑ چکی ہے۔ اس لیے وہ جان بوجھ کر اغوا ہوا ہوگا تاکہ اسلم کنگ سے خود معلومات حاصل کرے، اور یقیناً اب تک وہ ایسا کر چکا ہوگا۔ ایسی صورت میں اب یہ منصوبہ مکمل ہونا ناممکن ہو جائے گا، راجیش پاٹل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہم نے اس پلان کی منصوبہ بندی ہی اس بنیاد پر کی تھی کہ عام بدماشوں کے ذریعے اسے مکمل
कराया जाए ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक इसकी खबर ना पहुंच सके, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। फिर अब तुम्हारा क्या मशवरा है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। पाकिस्तान में मेरे खास आदमी जिसने मुझे ये सारी तफसील बताई है ने मशवरा दिया है कि हम इस मंसूबे कॉन्फ्रेंस के बाद मुकम्मल करें। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ना किया जाए, लेकिन मुझे मालूम है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस वक्त तक चौकन्ना रहेगी जब तक काफिरिस्तानी वफद वापस काफिरिस्तान ना पहुंच जाए। राजेश पाटिल ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये इंतहाई खौफनाक सर्विस है। वो अगर इस मामले में कूद पड़ी तो फिर किसी सूरत भी रेड ट्रैप का कामयाब ना हो सकेगा, बल्कि उल्टा हुकूमत काफिरिस्तान बदनाम हो जाएगी। लेकिन हमने बहरहाल ये मनसूबा मुकम्मल करना है क्योंकि आइंदा इलेक्शन करीब है और मैं इलेक्शन से पहले इसे हर सूरत में मुकम्मल कराना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। फिर जैसे आप हुक्म दें जनाब, राजेश ने कहा। तुम ऐसा करो कि असलम किंग के फौरी खात्मे का हुक्म दे दो और ये मनसूबा फिलहाल ख़त्म कर दो। मैं इस बारे में मज़ीद सोच विचार करूंगा, इसके बाद कोई नई मनसूबा बंदी की जाएगी। अभी हमारे पास बहरहाल इतना वक्त मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यह भी तो हो सकता है जनाब कि हम अपने टारगेट को यहीं काफिरिस्तान में ही ख़त्म कर दें और उससे कोई हादसा करार दे दिया जाए, राजेश ने कहा। नहीं, यहाँ की सियासी सूरत हाल ऐसी है कि हम किसी ने इस बात पर यकीन नहीं करना। ये बात सियासी हलकों में तय हो चुकी है कि आइंदा इलेक्शन में मेरा असल हरीफ जगदेश ही होगा। इसलिए तो मैं चाहता था ये काम पाकिस्तान के हिसाब में पड़ जाए ताकि किसी को मुझ पर बराह रास्त शुबा ना हो। अगर शुबा मुझ पर या मेरी हुकूमत पर हुआ तो फिर आइंदा इलेक्शन में हमारी पार्टी भी नाकाम हो सकती है और ये इतना बड़ा नुकसान है कि जिसे किसी वक्त भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है जनाब, जैसे आप हुक्म दें। आप बहरहाल हालात को मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आपकी ज़हारत का तो कोई जवाब ही नहीं, बॉस ने खुशामिदाना लहजे में कहा। जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करो, मैं तुम्हें बाद में हिदायत दूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो बॉस ने कुरिडर दबा दिया और फिर हाथ हटाने पर जब टोन आ गई तो उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, नंबर 3 बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही नंबर 3 की आवाज़ सुनाई थी। बॉस बोल रहा हूँ, बॉस ने तहमकाना लहजे में कहा। यस बॉस, अभी आपकी कॉल आने से चंद लम्हे पहले ही इतला मिली है कि असलम किंग की लाश इसके अड्डे से मिली है। उसके वहां मौजूद 5 आदमियों की भी लाशें मिली हैं। रोजी रास्कल, टाइगर और इमरान तीनों गायब हैं और वहां की जो सूरत हाल बताई गई है इससे मैंने एक और अंदाजा लगाया है कि रोजी रास्कल और टाइगर इमरान के अगवा से पहले ही आज़ाद हो चुके थे, क्योंकि वहां असलम किंग के 2 आदमी पहले मौजूद थे जबकि 3 आदमी इमरान को अगवा करके इस अड्डे पर लाए थे। इनमें से पहले से मौजूद दोनों आदमियों की लाशें देखकर यह बताया गया है कि वो बाद में आने वाले 3 आदमियों और असलम किंग से पहले हलाक हो चुके थे। नंबर 3 ने तफसील बताते हुए कहा। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से तफसील से बात हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये मनसूबा फौरी तौर पर ड्रॉप करने का हुक्म दिया है और बाद में जो मनसूबा भी प्राइम मिनिस्टर साहब बनाएंगे इस पर अमल किया जाएगा और असलम किंग की जगह तुम खुद ले लो, बॉस ने कहा। बॉस, अगर असलम किंग की जगह मैंने ले ली तो फिर यहाँ से अपना काम दुरुस्त तौर पर सरंजाम ना दे सकूंगा, क्योंकि इसका कारोबार इस कदर फैला हुआ है कि मुझे किसी और तरफ काम करने की फुर्सत ही ना मिलेगी। नंबर 3 ने जवाब दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फायर सिंडिकेट हमारे कब्जे में रहे, बॉस ने कहा। असलम किंग का फायर सिंडिकेट में नंबर 2 मार्शल है। वो कॉर्मन निसास है लेकिन हमारा खास आदमी है। उसे क्यों ना फायर सिंडिकेट का चीफ बना दिया जाए और किंग कॉरपोरेशन में असलम किंग का नंबर 2 आजम है, वो भी हमारा खास आदमी है। किंग कॉरपोरेशन उसे मुंतकिल कर दी जाए, इस तरह दोनों तरफ हमारे ही आदमी सामने आ जाएंगे, नंबर 3 ने जवाब देते हुए कहा। किंग कॉरपोरेशन का धंधा असलम किंग का प्राइवेट धंधा है, उसे तो तुम लपेट दो, तुम तमाम असासे फ़रोख्त करके रकम अपने फंड में जमा करा दो। सिर्फ फायर सिंडिकेट को कायम रखो, लेकिन इसमें भी एक ख़ास ग्रुप कायम करके उसे अपने मातहत रखो ताकि इस ग्रुप के ज़रिए काफिरिस्तान के इंतहाई ज़रूरी काम इससे कराए जा सकें, बॉस ने कहा। यस बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी। इस रोजी रास्कल और टाइगर के बारे में क्या हुक्म है, नंबर 3 ने कहा। इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, बॉस ने चौंक कर कहा। इनका खात्मा भी तो ज़रूरी है बॉस, वरना हो सकता है कि वो फालतू सिंडिकेट के खिलाफ काम शुरू कर दें, नंबर 3 ने जवाब देते हुए कहा। ये काम तुमने खुद नहीं करना, ये काम फायर सिंडिकेट के जिम्मे लगा दो और खुद ही उनसे निपटते रहेंगे, बॉस ने कहा। ठीक है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और बॉस ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। असलम किंग अच्छा खासा जा रहा था लेकिन उसने अपनी हमाकत से सब कुछ खत्म कर लिया। नॉनसेंस, बॉस ने रिसीवर रखकर एक तवील सांस लेते हुए बड़बड़ाकर कहा। उसके साथ ही वो कुर्सी से उठकर कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, कोई रिपोर्ट, इमरान ने सलाम दुआ के बाद मुस्कुराते हुए कहा। नॉटरॉन की कॉल आई थी, उसने बताया कि उसने काफिरिस्तान की तमाम एजेंसियों को चेक किया है, कोई एजेंसी भी पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के खिलाफ काम नहीं कर रही। अलबत्ता उसने बताया है कि काफिरिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पार्टी का एक लीडर जिसका नाम
नाम राजेश है, इन दिनों प्राइम मिनिस्टर से बहुत मुलाकातें करता नजर आ रहा है। राजेश पाटिल का बिज़ाहिर तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, लेकिन दरे पर्दा वो उसका ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है। उसने कहा है कि इस दौरान पाटिल को चेक करेगा और इसके प्राइम मिनिस्टर से होने वाली मुलाकातों के पीछे कोई खास मनसूबाबंदी तो नहीं है। इसके बाद कोई कॉल नहीं आई, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और जूलिया ने अभी रिपोर्ट नहीं दी, इमरान ने पूछा। इसने भी रिपोर्ट दी है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक किंग कॉरपोरेशन सिर्फ बिजनेस करती है, इसका जराइम से कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता किंग कॉरपोरेशन के मालिक असलम किंग के मुतालिक मालूम हुआ है कि उसका ज़ेर ज़मीन दुनिया से ताल्लुक है, लेकिन कोई बात वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं हो सकी। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। और अब मैं भी तुम्हें रिपोर्ट दे दूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो पे इख्तियार चौंक पड़ा। क्या कोई ख़ास बात हो गई है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो क्या? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं अभी असलम किंग से मुलाकात करके आ रहा हूँ। उसके गुंडों ने मुझे गन पॉइंट पर अगवा किया और अपने एक अड्डे पर ले गए थे, इमरान ने जवाब दिया। आपको गुंडों ने गन पॉइंट पर अगवा किया और आप अगवा हो गए? क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या मैं कोई माफूकुल फितरत कुव्वत हूँ? वो बड़े ज़बरदस्त गुंडे थे और बेचारा अकेला उनका मुकाबला कैसे कर सकता था? सुलेमान भी मार्केट गया हुआ था, वरना शायद सुलेमान उनका मुकाबला करके मुझे बचा लेता, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार हंस पड़ा। मैं समझ गया, अब खुद अगवा होना चाहते थे ताकि असलम किंग से आपकी मुलाकात हो सके। बहरहाल फिर क्या हुआ ये बताएं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। होना क्या था? असलम किंग से मुलाकात हुई और असलम किंग ने अज़राह अनायत मुझे तफसील बता दी कि उसका क्या मनसूबा है और उसने इसके लिए क्या इक़दामात किए हैं और किसके कहने पर यह मनसूबा तैयार हुआ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कोई नया मनसूबा सामने आया है? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। नहीं, वही मनसूबा है काफरिस्तानी वफद को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान हलाक करना और इस अंदाज में हलाक करना कि इल्ज़ाम पाकिस्तान हुकूमत पर आ जाए। अलबत्ता उसने एक बात बताई है कि इस मनसूबे का असल करता धरता सदर साहब का मिलिट्री सेक्रेटरी था, लेकिन उसने ग्रेटलैंड की चीफ सेक्रेटरी को हाउंड ग्रुप को हायर करने की गर्ज से यह बताया था कि यह काम प्रेसिडेंट साहब कराना चाहते हैं, क्योंकि वो काफरिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म को तब्दील नहीं होना देना चाहते, क्योंकि अगर नया वज़ीर आज़म जगदेश आ गया तो इससे पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे और वो ये काम इस अंदाज में कराना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम ना आए। चीफ सेक्रेटरी ने सदर से एक ज़ाती ख़त भिजवाने की फरमाइश की ताकि हाउंड ग्रुप को मुतमईन किया जा सके कि हुकूमत पाकिस्तान उनके खिलाफ काम ना करेगी, जिस पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने खुद ही सदर साहब की तरफ से ख़त बनाकर भिजवा दिया था, जबकि असल मनसूबा काफरिस्तान का था, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। असलम किंग ने आपको क्यों अगवा किया था? क्या उसे मालूम हो गया था कि आपके इस मनसूबे के खिलाफ काम कर रहे हैं या कोई और वजह थी? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। रोज़ी रास्कल जिसने हाउंड ग्रुप के टेरी हाउंड को हलाक किया था वो टाइगर से बेहद मुतासिर थी और अक्सर इससे मिलती थी, और इस रोज़ी रास्कल ने असलम किंग की एक डील को जबरन इससे छीन लिया और अपने जाम में उसने असलम किंग और उसके आदमी को हलाक करने की बजाय जिंदा छोड़ दिया। ये काम रोज़ी रास्कल ने एक मकामी ग्रुप रॉजर से मिलकर किया था। असलम किंग को जब मालूम हुआ तो उसने अपने सिंडिकेट के जरिए रॉजर और उसके ग्रुप को तो हलाक करा दिया, अलबत्ता रोज़ी रास्कल को अगवा कर लिया। फिर वो रोज़ी रास्कल से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस वाला मिशन रोज़ी रास्कल के सपुर्द कर दिया, लेकिन शायद इस तक ये इतला पहुंच चुकी थी कि रोज़ी रास्कल टाइगर के साथ देखी गई है और टाइगर का ताल्लुक हुकूमत से है। इस पर असलम किंग ने रोज़ी रास्कल को यह काम दिया कि वो टाइगर से मिलकर इससे मालूम करे कि क्या वाकई ही इसका ताल्लुक हुकूमत से है या नहीं, और इसके साथ ही उसने रोज़ी रास्कल की निगरानी भी कराई। रोज़ी रास्कल टाइगर से मिली तो टाइगर ने अपने मखसूस अंदाज में उसे असल मनसूबा उगलवा लिया और इस पर असलम किंग ने रोज़ी रास्कल और टाइगर दोनों को अगवा कर लिया। वहाँ टाइगर ने उसे बताया कि उसका ताल्लुक मुझसे है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, तो असलम किंग ने मेरे अगवा का हुक्म दे दिया और खुद वो वापस चला गया। टाइगर और रोज़ी रास्कल ने अपने आप को रस्सियों से आज़ाद कराया और वहाँ मौजूद असलम किंग के दोनों आदमियों का खात्मा करके टाइगर ने मुझे फ्लैट पर फ़ोन किया और सारी तफसील बताई। चनाचा मैं अगवा होने के लिए तैयार हो गया ताकि असलम किंग से सारी मालूमात खुद हासिल करूँ। मैं उसके 3 गुंडे फ्लैट पर पहुंचे तो मैं गन पॉइंट पर अगवा होकर उनके साथ उनके अड्डे पर पहुंचा। रास्ते में उन्होंने असलम किंग को मेरे अगवा की इतला दी थी तो असलम किंग ने कहा कि वो खुद वहीं पहुंच रहा है। जब मुझे अड्डे पे ले जाया गया तो टाइगर और रोज़ी रास्कल ने तीनों आदमियों का खात्मा कर दिया। फिर असलम किंग वहां पहुंचा तो उसे बेहोश करके बांध दिया गया। उसके बाद उसे होश में लाया गया तो मैंने उसे पूछ-कुछ की तो उसने वही कुछ बताया जो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं। अलबत्ता इस काफरिस्तान जिस पार्टी का नाम लिया है वो वही है जिसका जिक्र नॉटरॉन ने अपनी रिपोर्ट में किया है, राजेश पाटिल। ये सारा मनसूबा उसकी वजह से ही है, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा।
फिर असलम किंग का क्या हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। होना क्या था? उसका खात्मा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर उसे ज़िंदा छोड़ दिया जाता तो वो टाइगर और मेरे खिलाफ मुसलसल काम करता रहता। वो थर्ड क्लास जहन का आदमी था, उससे ख्वामख्वाह परेशानियां पैदा होती। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन असलम किंग के खात्मे से काफिरिस्तान को ये इल्म ना हो जाएगा कि उनका मनसूबा सामने आ गया है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉट्रॉन अब खुद ही इस राजेश पाटिल की निगरानी करके मालूमात हासिल कर लेगा, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने फ़ोन को अपनी तरफ खिसकाया और उसका रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नॉट्रॉन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही नॉट्रॉन की आवाज़ सुनाई दी। एक्स जो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, आपकी कॉल आपको करने ही वाला था। मुझे अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि राजेश पाटिल के जरिए पाकिस्तान में मनसूबा मुकम्मल कराया जा रहा था, लेकिन अब यह मनसूबा फौरी तौर पर ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में काफिरिस्तान के लिए कोई शख्स असलम किंग काम कर रहा है, जिसने इमरान साहब पर हाथ डाल दिया है। और राजेश पाटिल को इसकी इतला मिल गई है कि उसने प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू का टेप मिल गया है, इससे सारी बात सामने आ गई है। इमरान साहब की वजह से उनका ख्याल है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस मनसूबे को मुकम्मल ना होने देगी, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर यह मनसूबा ड्रॉप कर दिया। नॉट्रॉन ने तफसील बताते हुए कहा। वो टेप सुनाओ, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। यस सर, तो उसी तरफ से कहा किया, और फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर काफिरिस्तान और राजेश पाटिल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाई देने लगी। इमरान खामोश बैठा सुनता रहा, फिर खामोशी तारी हो गई। सर, आपने टेप सुन लिया है, अब क्या हुक्म है? नॉट्रॉन की आवाज़ सुनाई दी। इस राजेश पाटिल की मुकम्मल निगरानी कराओ। ये लोग लाजिमन कोई नया मनसूबा बनाएंगे और हमें इस मनसूबे का इल्म होना ज़रूरी है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, नॉट्रॉन ने कहा तो इमरान ने बगैर कुछ कहे रसीवर रख दिया। आपकी बड़ी दहशत काफिरिस्तान के वजीर आजम पर कि आपका नाम सुनते ही उसने मनसूबा ड्रॉप कर दिया, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुझसे नहीं, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से डरते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस मनसूबे के अलावा और क्या मनसूबा वो बना सकते हैं। इमरान ने जवाब दिया। मेरा तो ख्याल है कि अब वो शायद ही इस मनसूबे पर अमल करें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, काफिरिस्तान की सियासी सूरत हाल वाकई ही ऐसी है कि काफिरिस्तान के मौजूदा वजीर आज़म का देश के होते हुए दोबारा वजीर आज़म बनना तकरीबन नामुमकिन है, और ये बात प्राइम मिनिस्टर भी समझ चुका है। इसीलिए तो वो अपनी ही पार्टी के आदमी के खिलाफ ऐसे मनसूबा बना रहा है ताकि इस पर किसी तरह इल्ज़ाम ना आए, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस्बात में सर हिला दिया। ठीक है, फिलहाल तो ये मिशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, बाद में जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार हंस पड़ा। ऐसा ना करें कि हम खुद इस जगदीश साहब को इस मनसूबाबंदी की इतला कर दें ताकि वो खुद ही कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। Like, comment, share, press the bell icon.